नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन पढ़ा रही थी। उस सॉल्यूशंस में हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर समझा कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं। आज हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वान हाफ ने दिए थे और वान हाफ ने ये कहा था कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, मैंने क्या कहा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स उसी तरीके से मूव करते हैं जैसे गैसेस पार्टिकल्स मूव करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में सोल्यूट पार्टिकल्स वैसे ही मूव करते हैं जैसे गैसेस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल मूव करते हैं। गैसेस में भी हमने काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ी हुई थी, उसमें हमने कहा था कि इन गैसेस पार्टिकल्स जो हैं ये फ्री मूव करते हैं और उनके बीच में किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। और मैंने आपको डाइल्यूट सॉल्यूशंस की डेफिनेशन बताई थी और हमने कहा था कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन होंगे तो इनमें भी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। मीन्स सोल्यूट पार्टिकल्स जो है यहाँ पे कैसे मूव करेंगे, फ्री मूव करेंगे। तो इनके लिए वान हाफ ने इस प्रेशर का जो इफेक्ट है वो किस किस के साथ, ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने पाई से डिनोट किया था। इस ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन स्टडी किया किस किस के साथ, वॉल्यूम के साथ। जैसे हम आइडियल गैसेस इक्वेशंस में, आइडियल गैसेस में आप जो वेरिएबल्स लेते हो वो कौन कौन से वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। और इन चार वेरिएबल्स में से कोई दो वेरिएबल्स जब हम कांस्टेंट रख के उन दो के बीच में रिलेशन स्टडी किया था। हमने वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन स्टडी किया था और ये कहा था कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स अमाउंट पे। और ये लो दिया था बॉयल्स ने। तो वैसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन स्टडी करेंगे। फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। फिर हम टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के बीच, जिसको हम एवोगैड्रोस लॉ, इसके बीच में रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। तो हम तीन लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे और ये लॉ जो हैं ये वैसे ही लॉ है जैसे आइडियल गैसेस में होते हैं। किसने दिए थे, वान हाफ ने दिए थे, इसलिए हर लॉ के आगे हम वान हाफ लगाएंगे। पहला लॉ पढ़ रहे हैं हम, वान हाफ बॉयल्स लॉ। अब देखो, आपको बॉयल्स लॉ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस किस के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। क्योंकि बॉयल्स लॉ में हम किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहे थे, ऑस्मोटिक, बॉयल्स लॉ में गैसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप। तो अगर मैंने वान हाफ आगे लगा दिया तो ये आता है सॉल्यूशंस के लिए, और सॉल्यूशंस के लिए हम प्रेशर की जगह क्या यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर।
पाई। जिस तरीके से गैसेस मॉलिक्यूल्स या गैसेस पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल पे जिस फोर्स से टकराते हैं वो उनका प्रेशर होता है, वैसे ही ऑस्मेटिक प्रेशर में भी हमने क्या कहा था कि सोल्यूट पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जिस फोर्स से टकराता है वो उसका क्या कहलाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर जिस फोर्स से टकरा रहे हैं वही उनका क्या कहलाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। इस ऑस्मेटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये ऑस्मेटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मेटिक pressure is directly proportional to the, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ही ज्यादा कोलोजन्स होंगे और जितने ज्यादा कोलोजन्स होंगे उतना ही ज्यादा ऑस्मेटिक प्रेशर होगा। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स यही क्या होती है उस सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस। भाई नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, इनडायरेक्ट रूप में हम ये कहें कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को ही हम क्या कह देते हैं, कंसंट्रेशंस। भाई हमने पढ़ा था तो कंसंट्रेशंस ये कह सकते हैं इसको कि जो ऑस्मेटिक प्रेशर पाई जो होता है वो कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कंसंट्रेशन, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और कोई कांस्टेंट काम में लेते हैं K इंटू C। ये कहलाता है वांट हाफ बॉयल्स लॉ। ये क्या कहलाएगा, वांट हाफ बॉयल्स लॉ। अब देखो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, C क्या होता है 1/V, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई K इंटू 1/V, K इंटू 1/V। इस V को मैं यहां ले जाऊं तो क्या होगा पाई इंटू V, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में आप क्या करते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट की गैस का वॉल्यूम प्रेशर प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां पे भी हमने क्या निकाला, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया, फिक्स अमाउंट का सॉल्यूशन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स क्या है इसमें, फिक्स है। तो क्या होगा, प्रेशर ऑस्मेटिक प्रेशर की फॉर्म में है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर N2 में वॉल्यूम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट। और ये लो जो है ये बॉयल्स लो की तरह है और सॉल्यूशंस के लिए वांट हाफ ने दिया था, इसलिए ये लो जो कहलाता है ये वांट हाफ बॉयल्स लो कहलाता है। क्लियर।
यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा सुन लो। 1/2 के अकॉर्डिंग सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशंस के ऊपर ऑस्मेटिक प्रेशर डिपेंड करता है। और ये कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑस्मेटिक प्रेशर कंसंट्रेशंस के, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कौन सा लॉ है? 1/2 बॉयल्स लॉ। अब हम दूसरा लॉ स्टडी करेंगे। कौन सा? 1/2 चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ टेम्परेचर के बीच में रिलेशन था और क्या कहा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट कंसंट्रेशंस पे फिक्स अमाउंट की गैसेस का प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेकंड लॉ हम पढ़ रहे हैं 1/2 चार्ल्स लॉ। गैसेस के लिए चार्ल्स लॉ किस किस के बीच में रिलेशन दिया था? टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिया था। टेम्परेचर का और प्रेशर के बीच का रिलेशन स्टडी किया था उन्होंने। वही स्टडी हम यहां कर रहे हैं कि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे ही ऑस्मेटिक प्रेशर गैसेस का जब, तो ऑस्मेटिक प्रेशर सॉल्यूशंस का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो भी कांस्टेंट कंसंट्रेशंस पे या फिक्स अमाउंट की गैस सॉल्यूशन का फिक्स अमाउंट सॉल्यूशन ऑस्मेटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। फिक्स अमाउंट के सॉल्यूशंस का ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, कोई कांस्टेंट काम में लिया, कांस्टेंट इनटू में टी, कांस्टेंट इनटू में टी। इन दोनों इक्वेशंस का यूज किया गया और एक जर्नल इक्वेशन निकाली गई सॉल्यूशंस के लिए। तो थर्ड पॉइंट, जर्नल इक्वेशंस। इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन क्या निकाली गई? पहली, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी या पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं 1 दे रही हूं, इसी से निकालेंगे हम। सेकंड, ये तो कौन सा था? 1/2 बॉयल्स लॉ, 1/2 चार्ल्स लॉ, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक साथ जब जोड़ूं तो मैं ये कह सकती हूँ क्या ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशंस पे और टेम्परेचर के ऊपर। और दोनों पे कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों पे कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी इंटू टी के। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम कोई कांस्टेंट काम में लेते हैं और वो कांस्टेंट है यहाँ पे एस। पाई इक्वल टू एस सी इंटू टी। इस सी की वैल्यू जो होती है मैंने अभी बताया था 1/v होती है। ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो मेरे पास पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एस इंटू टी अपॉन वी। उस सी की जगह मैंने 1/v पुट कर दिया। इस v को मैं यहां भेजू तो पाई इंटू वी, ये आ गया s इंटू टी। यहां पे s जैसे वहां पे गैस कांस्टेंट होता है, यहां पे s
सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू भी R के इक्वल ही होती है। ये जो है ये क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन निकल के आती है जर्नल इक्वेशंस, ये आती है 1 मोल सॉल्यूशंस के लिए, 1 मोल सॉल्यूशंस के लिए। और इस S को मैं, ये जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मुझे जो आपका R गैस कांस्टेंट है उसके इक्वल ही मिलती है। तो मैं बहुत बार आपकी बुकों में इस S को R से भी रिप्लेस किया गया है। क्या आता है? पाई इंटू वी, ये इक्वल टू हो गया R इंटू टी। और यदि n मोल सॉल्यूशंस के लिए आता तो पाई इंटू वी, ये इक्वल टू आता nRT। ये कुछ उस तरीके की बन गई जैसी आइडियल गैस इक्वेशन थी, PV इज इक्वल टू nRT। सेम ऐसी ही मुझे किसकी मिल गई? सॉल्यूशन की। ये इक्वेशन कहलाती है वांट हाफ सॉल्यूशन इक्वेशन। क्या कहलाएगी ये? वांट हाफ सॉल्यूशन इक्वेशन। अब हम कैलकुलेट करें वांट हाफ एवोगैड्रोस लॉ। अगला वांट हाफ एवोगैड्रोस लॉ। याद करो गैसेस का एवोगैड्रोस लॉ क्या था? उसी के आधार पे ये होगा वांट हाफ एवोगैड्रोस लॉ। फोर्थ लॉ, एवोगैड्रो लॉ। क्या कहता है गैसेस का एवोगैड्रोस लॉ? पहले मैं गैसेस का एवोगैड्रोस लॉ समझाऊंगी ताकि आप वांट हाफ एवोगैड्रोस लॉ समझ जाओ। देखो गैसेस में क्या कहा था? कोई दो गैस ली थी ए और बी। फिर हमने ये कहा था गैस ए और बी में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इसका N1 था, इसका N2 था। इन दोनों का सेम टेम्परेचर और प्रेशर है। टेम्परेचर और प्रेशर T दोनों का और प्रेशर P था। उस केस में वॉल्यूम जो है V1 इसका और इसका V2 था। और ये कहा था कि ये जो वॉल्यूम यदि मैं सिमिलर वॉल्यूम रखती हूं, दोनों का सेम वॉल्यूम कर दूं, V1 किसके इक्वल हो जाए? V2 के। उस केस में इन दोनों गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। N1 इक्वल टू N2 होगा। ये लो एवोगैड्रोस लॉ कहलाता है। इनडायरेक्ट रूप में हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। ये गैसेस के लिए था। सेम ऐसा ही लॉ अब हम वांट हाफ के मतलब सॉल्यूशंस के लिए निकाला। और वो किसने निकाला? वांट हाफ ने। इसलिए इस लॉ को क्या कहा गया? वांट हाफ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ तो जो दिया था वो गैसेस के लिए दिया गया था। और क्या लॉ था? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम वॉल्यूम की गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होते हैं। क्या कहा था? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेस के सिमिलर वॉल्यूम रखने वाली गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स भी सिमिलर होंगे। क्लियर? तो वही रूल हम यहां पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास दो सॉल्यूशन है ए और बी। ये दो सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन ए में
सॉल्यूशन ए में ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 1 है, यहां पे पाई 2 है। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। इसका टेम्परेचर T और इसका टेम्परेचर T1 और इसका T2 है। यही है, यही बोला। पाई 1 V1 T1, पाई 2 V2 T2। इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 है। मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी। अब हमने एक आइडियल इक्वेशंस लिखी थी, वांट हाफ सॉल्यूशन इक्वेशंस, पाई V इक्वल टू NST। उस इक्वेशंस का यूज करेंगे, सेम उसी इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, वही सॉल्यूशन ए के लिए जर्नल इक्वेशन लिखेंगे वांट हाफ की, सॉल्यूशन बी के लिए जर्नल इक्वेशन लिखेंगे। सॉल्यूशन ए के लिए जर्नल इक्वेशंस क्या होगी, पाई 1 V1 किसके इक्वल होगा, S N1 T1। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और इस सॉल्यूशन बी के लिए जर्नल इक्वेशन क्या आ जाएगी, पाई 2 V2, ये इक्वल टू आ जाएगी S N2 T2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैंने क्या किया, इसमें कांस्टेंट मींस सिमिलर टेम्परेचर किए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, मींस दोनों में जो ऑस्मोसिस प्रोसेस, आइसोटोनिक मींस सिमिलर ऑस्मोसिस प्रोसेस हो, और सिमिलर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी तो क्या होगा, इनका पाई 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पाई 2 के इक्वल हो जाएगी। टेम्परेचर भी हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, सिमिलर टेम्परेचर कर दिया। सिमिलर टेम्परेचर, सिमिलर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जब दोनों सेम कर देंगे मींस T1 इक्वल टू T2 और इनकी जगह मैंने T पुट किया, वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 और इनकी जगह मैंने V पुट किया। उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यहां से मैं पाई 1 की वैल्यू निकालूं, पाई 1 ये हो जाएगा SN1 T की वैल्यू यूज करूंगी मैं T1 की जगह मैं क्या पुट कर रही हूं T, और V1 की जगह मैं क्या पुट करूंगी V, और ये V नीचे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही पाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S N2 T बाई T2 की जगह भी T अपॉन V। ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो सिमिलर होती है। जब ऑस्मोसिस प्रोसेस सिमिलर हुई तो मींस पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू भी इक्वल, और पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू भी इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं कि इनके एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। इनको क्या लिख सकते हैं हम कि एक साइड इक्वल है तो इनकी दूसरी साइड भी इक्वल होगी। करो, लिखो SN1 T1 अपॉन V, T1 नहीं है भाई, SN1T अपॉन V किसके इक्वल होगा, SN2T अपॉन V। इस V से ये V कैंसिल आउट, S से S कैंसिल आउट,
T से T कैंसिल आउट, मीन्स आपका क्या निकल के आ गया, N1 इक्वल टू N2। क्या डेफिनेशन आई, किन्हीं दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जिनका सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम होता है, उनमें नंबर ऑफ मोल्स भी सिमिलर होते हैं। और ये लॉ कौन सा कहलाएगा, वांट हाफ एवोगैड्रोस लॉ। किसके लिए, सॉल्यूशंस के लिए। क्या कहा, in a two isotonic solution, the number of moles of solute is equal cup when number of solute is equal both solutions, in both solutions, cup when temperature and volume is fixed या similar। बोथ सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस की टेम्परेचर और वॉल्यूम इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, उस केस में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होते हैं। और ये रूल या ये लॉ कौन सा कहलाएगा, वांट हाफ एवोगैड्रोस लॉ। ये हमने पढ़े सॉल्यूशंस के लिए लॉ। हमने आज सॉल्यूशंस के लिए मैंने आप लोगों को 3 लॉ पढ़ाया। पहला लॉ बॉयल्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले लॉ में हमने निकाला कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड लॉ हमने निकाला चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इन दोनों लॉ का यूज करते हुए हम सॉल्यूशन के लिए एक जर्नल इक्वेशन लिखी, और वो जर्नल इक्वेशन थी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। तो ये क्या हुआ, पाई इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट काम में लिया जिसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, एस। ये सॉल्यूशन कांस्टेंट वैसा ही होता है जैसा गैस कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू भी गैस कांस्टेंट के इक्वल ही होती है। तो हमारे पास पाई इंटू वी, ये वैल्यू आ गई एस इंटू टी। ये 1 मोल के लिए आई थी, n मोल के लिए हम इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया था। उसके बाद हमने जो है वो थर्ड लॉ पढ़ा, एवोगैड्रोस लॉ, वांट हाफ एवोगैड्रोस लॉ फॉर सॉल्यूशंस। ये वैसा ही लॉ है जैसा गैसेस के लिए लॉ लिखते हैं। गैसेस में क्या कहा था कि सिमिलर वॉल्यूम रखने वाली गैस का नंबर ऑफ मोल्स भी सिमिलर होते हैं फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे। यहाँ पे भी यही बोला कि कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दो मीन्स दोनों पे ऑस्मोसिस प्रोसेस इक्वल हो रही है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा तो सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम पे उनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। अब हम अगली क्लास में इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू।